प्यारे बच्चों, हम अभी सीखने जा रहे हैं स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन के बाद दूसरे वर्ण व्यंजन, वो है अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, तीसरा है संयुक्त वर्ण। तो ये सब हो गए वर्गीय वर्णन। वर्गीय वर्णन जो व्यंजन थे, वर्गीय वर्ण थे, वो थे 25। अभी हमें बाद में दूसरे वर्ण कौन सा सीखना है, इसके बाद अंतस्थ वर्ण। क्या सीखना है हमें? अंतस्थ वर्ण। कौन से है अंतस्थ वर्ण? चलो देखते हैं। म के बाद आ रहा है य, र, ल, व। य, र, ल, व। क्यों कहा जा रहा है उसे अंतस्थ वर्णन? क्यों नाम दिया है उसे अंतस्थ वर्णन? अंतस्थ वर्णन मतलब क्या? अंतस्थ वर्णन मतलब इस व्यंजन का उच्चारण करते समय सीधे मुंह से बाहर निकलते हैं उस ध्वनि को, उस व्यंजन को कहा जा रहा है अंतस्थ वर्ण। जिस व्यंजन को उच्चारण करते समय सीधे मुंह से बाहर निकलते जा रहा है, उस व्यंजन को कहा जा रहा है अंतस्थ वर्ण। देखिए कैसे, य, र, ल, व। उसे बोला जा रहा है कि ये सीधे मुंह से बाहर निकलते हैं, इसलिए अंतस्थ वर्णन किया जा रहा है उसको, य, र, ल, व। एक्चुअली उसको स्पर्श भी है, उसको तालु भी का स्पर्श हो रहा है, दंत का भी हो रहा है, लेकिन वो सीधे ये चार ही ऐसे वर्ण हैं जो सीधे मुंह से बाहर निकलते हैं, अंदर से बाहर, इसलिए अंतस्थ उसको वर्ण कहा जा रहा है। दूसरा वर्ण है अंतस्थ वर्ण के बाद ऊष्म वर्ण। देखिए ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब क्या? ऊष्म व्यंजन इस व्यंजनों को श, स, ह क्यों कहा जा रहा है? श, स, ह, इन चार व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जा रहा है? ऊष्म व्यंजन इन चार व्यंजनों को कहा जा रहा है इसीलिए क्योंकि इस व्यंजनों का उच्चारण करते समय ज्यादा से ज्यादा श्वास की मात्रा लग रही है, ज्यादा से ज्यादा श्वास की मात्रा लग रही है। देखिए श, यह है श, श्वास की मात्रा ज्यादा लग रही है। स, ह, तो श, स, ह। इन चार व्यंजनों को वायु की मात्रा, श्वास की मात्रा ज्यादा लग रही है, इसलिए उसे कहा जा रहा है ऊष्म व्यंजन। उसे कहा जा रहा है ऊष्म व्यंजन। ये है चार, ये भी है य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन भी चार है, श, स, ह, ये भी चार ऊष्म वर्ण है। अब देखते हैं कि संयुक्त वर्ण किसे कहा जा रहा है। क्ष, त्र, श्र, ज्ञ। क्ष, त्र, श्र, ज्ञ। देखिए ये चार जो व्यंजन है, ये चार व्यंजन किसी दो व्यंजन से बने हुए हैं, इसलिए उसे क्या कहा है? संयुक्त। संयुक्त मतलब क्या है? मिलना, मिलके। दो जो व्यंजन है वो मिलके जो व्यंजन बन रहा है उसे संयुक्त कहा जा रहा है, संयुक्त व्यंजन कहा जा रहा है। देखिए क्ष, शिक्षा। जब हम बोलते हैं तो क और श का उच्चार उसमें आ रहा है। क्ष, क और श ये दोनों भी व्यंजन उसमें आ रहे हैं, इसलिए हमें उसको क्या कहना चाहिए? संयुक्त व्यंजन। देखिए इस क्ष को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्ष। पहले ये क्ष कैसे बना, ये क्ष कैसे बना? क और उसको मैंने यहाँ पे मिलाया श को, क श को मिला के हो गया ये क्ष। तो पहले क का उच्चारण किया था क्ष, क्ष।
श बना है क और श से, इसलिए वो संयुक्त से बना हुआ है, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहा जा रहा है। चलो देखते हैं त्र को। त्र 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 कैसे बना है? कौन से व्यंजनों से त्र बना है? कौन से व्यंजनों से त बना है? बोलिए कौन से व्यंजनों को त्र बना है? त्र उच्चारण कीजिए त्र। सो उसमें आ रहा है त, त्र और र, और मैंने लिया है र। देखिए ये त्र क्या बन गया? संयुक्त व्यंजन बन गया। त और र को लेके क्या बन गया है? ये संयुक्त व्यंजन त्र बन गया त और र को लेके। चलो अभी दूसरा देखते हैं। श्र, यहाँ पे कौन सा है? श्र। पता चल रहा है क्यों संयुक्त व्यंजन कहा जा रहा है? श्र श्र उच्चारण कीजिए श्र श्र। देखिए ये भी किससे बना है देखते हैं। श्र श र, कौन सा आ रहा है? श्र श, कौन सा साउंड आ रहा है? ध्वनि आ रहा है, देखिए श्र श और र, श और र से ये बना है श्र। अभी देखिए इसको मराठी में ज्ञ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको बोलते हैं ज्ञ। क्या बोलते हैं उसको? ज्ञ। सो ज्ञान, हम ज्ञान कैसे लिखते हैं? देखो ज्ञान हम ऐसे लिखते हैं, ये 101% सही है। ज्ञान ये बिल्कुल ही सही शब्द हमने लिखा है, जो ज्ञान से, ये शब्द जो हुआ है इस ज्ञान से शुरू हो गया ज्ञान। लेकिन ये जो ग है, ज्ञ है, वो कैसे बना है? फिर ये भी संयुक्त वर्ण है, वो कैसे बना है जो ज्ञान लिखते हैं? सो ये बना है पहले ज और ग से, इसलिए उसे कहा जा रहा है ज्ञ, उसे कहा जा रहा है ज्ञ। सो आज हम इस सेशन में हमने क्या सीखा? अंतस्थ वर्ण, जो वर्ण के उच्चारण सीधे मुंह के अंदर से बाहर निकलते हैं उसे अंतस्थ वर्ण कहा जा रहा है, वो है य र ल व। दूसरा हमने सीखा ऊष्म वर्ण, हमने सीखा ऊष्म वर्ण जिनके उच्चार करते समय, सॉरी यहाँ पे है ऊष्म वर्ण जिनके उच्चार करते समय हमें ज्यादा से ज्यादा वायु की मात्रा लग रही है, श श स, उसे ऊष्म वर्ण कहा जा रहा है। यहाँ पे है संयुक्त वर्ण और व्यंजन, जो व्यंजन दो व्यंजनों से बने हुए हैं उसे कहा जा रहा है संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन। चलो हम एक बार फिर से ये सब व्यंजन पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, ज, त, ठ, ड, ढ, न, न का उच्चारण नासिका से करो। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये है 25 स्पर्श व्यंजन, ये है वर्गीय व्यंजन जो क वर्ग से, च वर्ग से, ट वर्ग से, क वर्ग, च वर्ग से, ट वर्ग से, त वर्ग से, प वर्ग से बने हुए हैं, उसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जा रहा है। स्पर्श करते हैं मुंह के अवयवों को, स्पर्श व्यंजन भी क्या, स्पर्श व्यंजन भी कहा जा रहा है। कंठ व्यंजन है, देन तालु व्यंजन है, देन मूर्धा व्यंजन है, दंत व्यंजन है और ओष्ठ व्यंजन है। बाद में हमने क्या सीखा? अंतस्थ वर्ण सीखा, य र ल व। ऊष्म वर्ण सीखा, श श स ह। संयुक्त वर्ण और व्यंजन सीखा, क्ष त्र श्र ज्ञ। सो ये हमने तो सीख लिया है। अभी मैंने बोला था कि इन 5 वर्णों के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए ये जो 5 व्यंजन हैं जो इस वर्ग में अलग अलग और सबसे लास्ट में लिखे हुए हैं, जो है उसका उच्चार जो है मैंने बोला था हर बार कि नासिका से करो, नाक से करो,
इसे नासिका से किया जाता है, उसे नासिक्य वर्जन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासिक्य वर्जन। इसको क्या कहा जाता है? मैं यहाँ सीधा एक करती हूँ। ये है 5 नासिक्य व्यंजन। क्योंकि इस व्यंजन का उच्चारण करते समय नाक से आता है। उसके बाद ये कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो उसे क्या कहा जा रहा है? पंचाक्षर। उसे कहा क्या, नाम क्या है? पंचाक्षर। उसका नाम है पंचाक्षर। सो ये 5 इसे पंचाक्षर बना दिया है उसका नाम, लेकिन उसको अनुस्वार के स्वरूप से उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग, ये पंचाक्षर का उपयोग किस लिए किया जा रहा है? अनुस्वार, बिंदी के स्वरूप किया जा रहा है, अनुस्वार के स्वरूप किया जा रहा है। सो ये क्योंकि नासिका से आ रहा है ये सब, सो ये नासिका से आ रहा है, इसलिए उसका जो उपयोग है वो बोला जा रहा है। पंचाक्षर का उपयोग बिंदी के स्वरूप करो, अनुस्वार के स्वरूप करो। सो इस पंचाक्षर का हम उपयोग अनुस्वार के स्वरूप करेंगे। ये तो जैसे जैसे आगे व्याकरण बढ़ता जाएगा तो आपको मैं सिखाऊंगी। बस एक ध्यान में रखना है कि हमने इससे पहले वर्णमाला सीखी, हमने उसके ऑब्जेक्ट सीखे, हमने आइडेंटिफिकेशन सीखा, हमने सब सीखा, लेकिन ध्यान में रखिए कि ये व्याकरण जो है ये बहुत अच्छी तरह से हमें पता होना जरूरी होता है। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ाई की, जैसे कि हम भी जो स्वर सीखे, हम व्यंजन सीखे, और जब हम पढ़ने लगे, जैसे कि आप भी पढ़ रहे हो तो सेंटेंस पढ़ रहे, जो प्राइमरी स्टूडेंट्स है वो सेंटेंस पढ़ते, जो छोटे बच्चे हैं वो ये इस तरह के स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, और इस हिसाब से उनको बहुत ही उपयोग हो जाता है जब वो सेंटेंस पढ़ने के लिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये स्वर, उसके ध्वनि, उसके साथ मात्राओं का उपयोग व्यंजनों के साथ करना, व्यंजन पता होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें क्यों सीखनी है? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, जब हम पेपर लिखेंगे, हम कुछ निबंध लिखेंगे, हम कुछ ना कुछ सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद में क्या हो जाता है कि हमारी बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती है लिखने में, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। रस्म में होती है, दीर्घ में होती है, बिंदुओं में होती है, उच्चारण में होती है। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये भाषा है, ये बहुत ही शुद्ध होनी जरूरी है। अगर ये भाषा शुद्ध नहीं है, अगर ये भाषा हम अच्छी तरह से लिख नहीं पा रहे, तो होता क्या है कि उसके पेपर में जरूर मार्क कट हो जाएंगे आपके। तो इसीलिए जब हम स्वर और व्यंजन सीखते हैं, उसके साथ साथ उसके पीछे का इतिहास भी सीखना, उसका बेसिक कंसेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि जैसे मैंने बोला मनीषा, सो मनीषा का नी जो रस्व या दीर्घ लिखना है पता नहीं होता। सो जैसे कि अगर सुवर्ण लिखते, जैसे हम लिखते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, हमारा ब्रेन वो सब ग्राफ कर रहा है, लेकिन हमें खुद को पूछा कि क्यों, तो हमें बहुत डिफिकल्ट लगेगा ये क्यों का क्वेश्चन। सो बच्चे ये जरूर याद रखना कि जब मैंने स्वर आपको सिखाया है, स्वर के मात्राएं मैंने सिखाई है, रस्व दीर्घ सिखाया कि क्यों रस्व और दीर्घ मात्राएं व्यंजनों के साथ, अक्षरों के साथ लिखनी है। उसके साथ साथ मैंने व्यंजन तो आपने बहुत सारे लिखे, बहुत सारे पढ़े और आपको पता भी है, लेकिन ये पता जरूर नहीं था आपको कि वो वर्ग से कैसे है, उन वर्ग को क्या नाम दिए हैं, ये पंचाक्षर क्यों कहा जा रहा है, ये अंतस्थ क्यों कहा जा रहा है, ये ऊष्म क्यों कहा जा रहा है, ये संयुक्त क्यों कहा जा रहा है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। इसलिए इस सेशन में मैंने ये सब आपको बताया है। उसके पहले के सेशन में भी बहुत मैंने आपको समझाया है। तो अभी हम आगे का एक और व्यंजन है, जो व्यंजन हमारा नहीं है पहले का, हमने वो बाहर से लिया, तुर्की से लिया है। ड और ढ, ये ड है और ये ढ है, लेकिन
ये जो ड है ये बिंदी क्यों है, और ये जो ढ है उसको बिंदी। ये ड और ढ, इस व्यंजनों के बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी आपको, ये कौन से व्यंजन है और उसका उपयोग क्या है और उसको क्या कहा जाता है। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में इसका उपयोग। तब तक आप स्वर व्यंजन जो भी मैंने सिखाया है उसके वीडियो बार बार देखिए, हो सकता है आप लिखिए और पढ़िए।